स्वागत है आप सबका आरएसबी क्लासेज में। तो जैसे कि अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चालू है, तो उनमें जिस भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उनके लिए हम अभी शॉर्ट वीडियो मतलब जैसे ये अभी तो बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट वाला क्वेश्चन बैंक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और इसके अलावा हम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एमए फर्स्ट ईयर एमए सेकंड ईयर इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी टॉप 5 टॉप 10 या ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टॉप 10 और टॉप 15 करके ऐसे क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी ये हम इसके 52 क्वेश्चन हम शॉर्ट लोग रिवीजन कर चुके हैं और उसके आगे की हमको रिवीजन करेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो अभी 52 के बाद हम 53 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 53 क्वेश्चन इसमें हो गया। ये 53 गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया और किसने इसकी स्थापना की। तो गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र को बसाने वाला और इसकी राज्य अपनी राजधानी बनाने वाला अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे नगर को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की महत्ता को पहचाना और उसमें दुर्ग का निर्माण करवाया। और उसके बाद उसके पुत्र उदयन ने भी इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए और उसे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए रखा। तो अगर आपसे पूछे कि किसने अपनी राजधानी बनाया तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु का पुत्र हो गया उदयन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 54 और 55 क्वेश्चन एक साथ है। 54 क्वेश्चन हो गया, शिशुनाग वंश के किन्हीं 2 राजाओं के नाम लिखिए। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी क्या था। शिशुनाग वंश का जो पहला शासक था शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। नाग दशक को 412 ईसा पूर्व हराकर और इसने शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का जो समय का शासनकाल है, जो मतलब इसका शिशुनाग वंश जब तक चला तो 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद नंदवंश और फिर उसके बाद मौर्य वंश। 344 ईसा पूर्व में नंदवंश महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। आगे क्वेश्चन है अभी बता रहा मैं। तो इसमें हो गया किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व शिशुनाग ने की और वैशाली और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद इसका जो सेकंड मतलब द्वितीय शासक रहा वो हो गया कालाशोक काकवर्ण। उसका शासनकाल हो गया 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक। और कालाशोक या काकवर्ण के इसके ही समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व। इसके शासनकाल के 10वें वर्ष कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल के 10वें वर्ष द्वितीय बौद्ध संगति की गई और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58 ये सब एक साथ है। इसमें दिया गया है नंदवंश का संस्थापक कौन था। नंदवंश के 2 सम्राटों के नाम और नंदवंश का अंतिम शासक। नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्मनंद, इसने 344 ईसा पूर्व इस वंश की स्थापना की और इसका अंतिम शासक हो गया धनानंद अंतिम शासक और महापद्मनंद का इसका संस्थापक। और इसके जो इन बीच के शासक हो गए, इसमें पूछा गया है नंदवंश के 2 सम्राट, तो ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद और इसका अंतिम शासक हो गया ये बीच वाले के नाम तो कोई मुश्किल ही बताएगा। तो इसमें जो बीच के इसमें इस छोटे से टाइम पीरियड में 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इसमें जो ये मतलब कितना हो गया 22-23 साल का ये जो टाइम पीरियड है इन शासन नंदवंश का, उसके शासनकाल में 9 शासकों ने शासक किया। उसका पहला शासक हो गया धनानंद, जिसे उग्रसेन भी कहा गया है। तो उग्रसेन ही महापद्मनंद का एक नाम था। महापद्मनंद को उग्रसेन संस्थापक और अंतिम शासक धनानंद जिसे अग्रमीज कहा गया है। इसके जो कुछ और शासकों के नाम है इसमें एक हो गया पांडुप, भूतपाल और राष्ट्रपाल। इसके 22-23 वर्ष के नंदवंश के शासनकाल में इसमें 9 शासकों ने शासक किया। पहला महापद्मनंद और अंतिम हो गया धनानंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 जो ये हो गया इसमें मौर्य वंश को क्षत्रिय बताने वाले किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखो विदेशी लेखक। तो विदेशी लेखक हो गए इसमें प्लूटार्क और जस्टिन। ये 2 लेखक है जिसने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया। कुछ लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। और ये जो नंद वंश है इसके में भी इस पूरे वंश को महापद्मनंद और इसके शासकों को निम्न कुल का कहा गया है। तो इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 61 और 60 क्वेश्चन एक साथ है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम और इसमें वर्षल किस शासक का नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो अन्य नाम हो गए इसमें सैंड्रो कोटस, ये जस्टिन और एरियन द्वारा कहा गया। स्ट्रोबो एरियन तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोटस कहा गया। ये सवाल ये पूछते हैं कि सैंड्रो कोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा। तो सैंड्रो कोटस चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रोबो, ये थोड़ा मिलता जुलता है तो याद रखने में आसानी होगी। सैंड्रो कोटस स्ट्रोबो द्वारा, एरियन द्वारा और जस्टिन द्वारा। इसके बाद हो गया एंड्रोकोटस, तो ये कहा गया प्लूटार्क ने। एंड्रोकोटस प्लूटार्क द्वारा कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो अन्य नाम है ये हो गया सैंड्रोकोप्टस, ये
फिलाक्स द्वारा इसे सेंड्रोकोप्टस कहा गया। और इसमें जो वर्सल वर्षव ये सब ये नाम है, ये विशाख दत्त ने अपनी जो ग्रंथ लिखा था मुद्रा राक्षस उसमें से कहा गया। और एक उसमें ये सिंहली संहिता में इसे प्रियदर्शन भी कहा गया है, तो प्रियदर्शन भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 63 62 कहाँ गया, 62 इसके बाद 62 क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य रहा, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रंथ को हराने में मदद की और बाद में यह मंत्री बना चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके और भी नाम है, चाणक्य के कौटिल्य, विष्णुगुप्त के, इसके चाणक्य के ही और नाम है। और इसमें चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ भी लिखा, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनना और राजनीति के बारे में बताया गया। ये मैं पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस को परास्त किया और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया 305 ईसा पूर्व, उसे हराकर। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने दहेज में हेरात, कांधार और मकरान और काबुल और 500 हाथी दहेज में दिए। इसने सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी है, जिसमें भारत में गरीबी दर्शाई गई। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। 64 क्वेश्चन। अब 64 क्वेश्चन हो गया अशोककालीन इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोतों का नाम लिखिए। तो इसमें सभी बताए गए हैं, साहित्य ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पुराण, ये इसके नाम भी आर्य, मंजूश्री, कल्प, गार्गी संहिता, राजतरंगिणी, कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी हो गया। और पुरातात्विक स्रोत हो गया अभिलेख, मूर्ति, मुद्रा, स्मारक, अशोक के अभिलेख वैसे भी प्रसिद्ध है। तो ये सब हो गए मौर्यकालीन या अशोककालीन इतिहास को जानने के स्रोत। अब क्वेश्चन नंबर 65, जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जूनागढ़ गिरनार में जो अभिलेख है वह उसमें किस शासक से संबंधित है, उसमें काफ़ी शासक से संबंधित है वो। इसमें रुद्रदामन कृत हो गया, ये जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख, और अशोक द्वारा हो गया, और स्कंदगुप्त। तो रुद्रदामन अगर इसमें क्वेश्चन में पूछे तो किससे संबंधित है, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। आप तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन हो तो किसी भी लगाए तो तीनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया मौर्य वंश के पतन के मुख्य कारण। मौर्य वंश के पतन के मुख्य कारण अयोग्य उत्तराधिकारी और अशोक की अहिंसावादी नीति। अशोक की अहिंसावादी नीति और अयोग्य उत्तराधिकारी, और इसमें आर्थिक संकट और धार्मिक नीति। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन हो गया मौर्य वंश के उपरांत किस ब्राह्मण राजवंश का उदय हुआ। तो मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, 185 से 75 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। तो इसमें पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की। एक बृहद्रथ की हत्या बिंबिसार ने करके हर्यक वंश की स्थापना की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बृहद्रथ की हत्या, इसने मौर्य वंश का अंतिम शासक हो गया बृहद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईसा पूर्व, और इसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। और एक बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी बृहद्रथ की हत्या करके। तो ये दोनों ध्यान रखने वाली बातें हैं। शुंग वंश का ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। अब क्वेश्चन नंबर 68, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज मैं ये 63 क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसे भेजा, उसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी। और अब क्वेश्चन आ गया 69, मेगास्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में भारत में कितनी जातियों का उल्लेख किया। तो मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में अपने 7 जातियों का उल्लेख भारत में किया। तो उसमें 7 जातियों के नाम ये हो गए दार्शनिक, कृषक, चरवाहा, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और सचिव। की जातियों के नाम हो गए। 7 जाति प्रकार की जाति का उल्लेख किया मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, दार्शनिक, कृषक, चरवाहा, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 ये हो गया मौर्यकालीन स्थापत्य कला के 2 नमूनों के नाम लिखिए। तो मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए वहाँ के स्तूप, ग्रंथ या जो भी वहाँ से मिला है स्थापत्य कला के, उसके नाम लिखिए। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद और सांची का स्तूप, और इसमें आप लोग अशोक के अभिलेख, शिलालेख, मुद्राएं, ये सब के बारे में भी, गुफाएं, इनके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं कि उनके शासन चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य वंश के अशोककालीन उन सब के बारे में जानने के लिए। हम उन सब के जो हमें प्राप्त हुए हैं उनसे पता लगता है कि वो कैसा था। कुछ लिपि पढ़ी गई, कुछ नहीं पढ़ी गई। हाँ, बाद की लिपि तो पढ़ी गई है, जो पहली है वो
कि हड़प्पाकालीन वो लिपि तो पढ़ी नहीं गई, तो उनमें मुद्राओं के में देखकर पढ़कर उन्हें उनके बारे में अशोक या मतलब किसी भी वंश के बारे में उन्हें पता चला है। तो बराबर की गुफा भी अशोक द्वारा निर्मित है और उनमें गुफा के नाम हो गए कर्ण, चौपा, सुदामा और विश्वकर्मा। बराबर की गुफा भी अशोक द्वारा निर्मित है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मौर्यकालीन गुहा निर्माण कला की 2 कृतियों के नाम लिखिए। तो मौर्यकालीन इसमें हो गया बराबर की गुफा, नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा बनवाई गई। अशोक के द्वारा भी और बाद में कुछ गुफा के लिए अशोक के पौत्र दशरथ ने पहले अशोक ने बनवाई कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्वकर्मा। उसके बाद उसके पौत्र ने दशरथ ने गोपी, वापी और पद्धति गुफा का निर्माण करवाया आजीविकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, अशोक के किन्हीं 2 स्तंभलेखों के उल्लेख कीजिए। अशोक के स्तंभलेख इसमें हो गया दोपटा दिल्ली का स्तंभलेख और लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभलेख। तो इसमें उसके अलावा थोड़ा सा ये सांची और वैशाली इसमें और सारनाथ इसमें भी इसके स्तंभलेख है अशोक द्वारा निर्मित। दोपटा, लोरिया, सांची, वैशाली और सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन हो गया, शुंग वंश के 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। तो शुंग वंश के 2 अभिलेख, अयोध्या का लेख, इसके निर्माता हो गए अयोध्या का राज्यपाल धनदेव, और बेसन नगर का लेख यह यवन राजदूत हेलियोडोरस, बेसन नगर विदिशा का अभिलेख। उसके बाद हो गया अयोध्या का जो अभिलेख है उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में उल्लेख है, जो पुष्यमित्र सिंह द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख उसमें किया गया है कि पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। तो उसका उल्लेख इसके अयोध्या के लेख में है, अयोध्या अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 74, तो 74 ये पीछे रहा। 74 क्वेश्चन नंबर 74, पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की, ये मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 75, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि द्वारा कृत महाभाष्य पर, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक एक टीका लिखी। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने पाणिनि कृत अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक एक टीका लिखी। अब क्वेश्चन नंबर 76, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था अग्निमित्र, और अग्निमित्र का उत्तराधिकारी हो गया वसुज्येष्ठ। पुष्यमित्र, अग्निमित्र और वसुज्येष्ठ। क्वेश्चन नंबर 77 ये हो गया, भारत पर आक्रमण करने वाले 2 यवनों के नाम लिखिए। तो भारत पर आक्रमण करने वाले यवन राजा, तो उसमें यवन राजा यूथेडेमस और एंटियालकिडस, डेमेट्रियस, मिनांडर, और मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया है। ये मिनांडर ने नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और इनमें मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, उसमें मिलिंद और नागसेन की वार्तालाप के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में नागसेन व मिनांडर के दार्शनिक वार्तालाप का संकलन है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया, तो इसमें यवन राजू यूथेडेमस, एंटियालकिडस, डेमेट्रियस, मिनांडर को मिलिंद कहा गया है, और उसने नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। और इनकी जो दोनों की वार्तालाप का जो इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए उनका एक वर्णन है, उसके किताब का नाम है मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 78, शुंग वंश का अंतिम शासक। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 75 ईसा पूर्व वासुदेव ने की और कण्व वंश की स्थापना की। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की 75 ईसा पूर्व में। अब क्वेश्चन नंबर 79, वासुदेव की 79 शुंग वंश के 2 शासकों के नाम लिखो। तो शुंग वंश के 2 शासक पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 80, ये स्तूप से आप क्या समझते हैं? तो ये 80वां सवाल जो है ये आप लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं। तो फिर इसके बाद 81, शुंगकालीन 2 स्तूपों के नाम लिखिए। 81, तो शुंगकालीन 2 स्तूप, भरहूत का स्तूप शुंगकालीन, इसे अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था।
परंतु प्रवेश द्वार और घेराव आदि का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व के बाद किया गया। तो इसमें इसका निर्माण भरहुत का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया। उसके में प्रवेश द्वार उसका और उसके डिजाइन मतलब और घेराव उसका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। उसके बाद सांची का स्तूप, यह बेतवा नदी के किनारे पर है और सांची स्तूप को बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये मैं अभी बता चुका हूँ। कण्व वंश का संस्थापक ये वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, सातवाहन राजाओं के दो प्रसिद्ध क्वेश्चन नंबर 83, सातवाहन राजाओं के दो प्रसिद्ध अभिलेखों के नाम लिखिए। तो सातवाहन राजाओं के प्रसिद्ध अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक गुहालेख जो महाराष्ट्र में है, और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का कार्लिका गुहालेख। तो इसमें जो नासिक गुहालेख है उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता बलश्री ने बनवाया था। इसमें सातकर्णी को नहपान विजय के उल्लेख है। इसमें जो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान की विजय की उसका उल्लेख है और उसकी माता इसे बलश्री ने बनवाया था। और दूसरा है पुलवामी, यह नासिक में है और यहाँ पे नासिक में 4 तथा कार्ले में 2 अभिलेख मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84, सातवाहन वंश के प्रथम शासक या संस्थापक का नाम लिखिए। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की। तो कण्व वंश का संस्थापक हो गया वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की और कण्व वंश का अंतिम शासक हो गया सुशर्मा, जैसे सुशर्मा को सातवाहन वंश के सिमुख ने हराकर सातवाहन वंश की स्थापना की। अब आज के लिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 85, सातवाहन वंश की राजधानी के नाम लिखिए। तो सातवाहनों की राजधानी, तो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान जो महाराष्ट्र में है। इनकी राजभाषा प्राकृत या वैलिपी ब्राह्मी थी और इन्होंने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाए। ये कांच वाला शीशा नहीं, ये अलग शीशा है। तो सबसे पहले पूछेगा कि शीशे के सिक्के किसने चलवाए, तो सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाए। तो आज के लिए बस इतना ही। 85 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। इससे ज़्यादा तो आप लोगों से वो बाहर तो कुछ नहीं पूछने वाला। तो हमारी शॉर्ट वीडियो भी आती है जिसमें हम टॉप 10 या टॉप 15 करके क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी वीडियो में आप लोगों को कुछ गलत लगे या अच्छी ना लगे तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे हमारे साथ बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, ये कमेंट करें। हम आगे आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक इतिहास की वीडियो मतलब संपूर्ण इतिहास प्रोवाइड करवाएंगे।